सभी को गुड इवनिंग। आज की जो क्लास है वैसे आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि किस संदर्भ में हमारी क्लास जो है वो होने वाली है। इस क्लास का जो मेन मोटिव है, मोटो है, वो ये है कि हम बीएसटीसी का जो एग्जाम है उसको टारगेट करके आपके लिए राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है उससे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखिए बीएसटीसी का आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आपने देखा होगा, एक छोटा सा आपको नमूना मिल गया होगा कि किस तरीके से मेरे को प्रिपरेशन करनी थी, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सिखवाल पब्लिकेशन के द्वारा आपके पास ये क्लास पहुंचाई जा रही है, ताकि आप एक बार परीक्षा से पूर्व इस क्लास को ले ले, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा डाटा क्लियर हो जाए कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। मोस्टली देखो 60% जो सिलेबस होता है वो रिपीट होता रहता है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर वही क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो अभी भी आपके पास जो 10 दिन का टाइम बचा है, आप उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो जरूर सॉल्व करके जाना, एक बार देख जाना, क्योंकि वैसे ये पोर्शन बहुत ज्यादा बड़ा था। अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो इस पोर्शन को हम उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बोर्ड ने बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास प्रोवाइड करवाया है, और इतने लिमिटेड पीरियड के अंदर राजस्थान जी के जैसा बड़ा पोर्शन पूरा का पूरा रेडी करके जाना बहुत ज्यादा मुश्किल टफ काम था। इस वजह से अभी ये जो क्वेश्चंस वाली जो सीरीज चल रही है ये कंटिन्यू चलेगी आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक। तो हम तब तक इतने सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस कर चुके होंगे, और यहाँ से मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में फंस ही जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं, बेसिकली मैंने क्वेश्चन बताया नहीं लेकिन आंसर आना स्टार्ट हो गए। तो देखिए, राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है? तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे यहाँ पर बालू मिट्टी, जिसको बोलते हैं बालू बोलते हैं, दोमट बोलते हैं, वो राजस्थान के कितने प्रतिशत एरिया को कवर करती है। तो अगर आपके माइंड में छोटा सा भी अगर बहुत ऐसे अपन नहीं बनाए अच्छा मैप, तो भी राजस्थान का ये जो मैप बनाते हैं, बीच में आपको पता है अरावली जाती है, 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो इसको दो भागों में विभाजित कर देती है। तो ये इधर वाला जो पार्ट है, ये लगभग 2/3 जो अपना डेजर्ट एरिया आता है, पश्चिमी राजस्थान आता है, ये 2/3 भाग जो है, ये 60 या 61% भूभाग जो है वो कैसा है, बलुई मिट्टी वाला युक्त है, दोमट मिट्टी युक्त है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिसने भी बताया है वो बिल्कुल सही है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो बिल्कुल आप जो है चिंता मुक्त रहिए। बहुत इजी ऊपर ऊपर से क्वेश्चन उठा के पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि ये ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ठीक है, मतलब हमारी आज जो टांगे हैं उनसे काम नहीं चलेगा, पत्थर की टांगे चाहिए। तो देखिए किस किस दुर्ग का यहाँ पर ऑप्शन मिला हुआ है हमें। जैसलमेर दुर्ग, सिवाना, बूंदी का किला, शेरगढ़ दुर्ग। तो आप जानते हो कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के संदर्भ में ये कहा है, तो ये सोनारगढ़ का किला है, यानी कि आपके जैसलमेर दुर्ग है। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। तो ये जैसलमेर फोर्ट जो है, यहां पहुंचने के लिए कैसी चाहिए हमें, पत्थर की टांगे चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बेली कृष्ण रुक्मणी कृति पर चित्र किस शैली के अंतर्गत बने हैं? तो बेली कृष्ण रुक्मणी, ये जो आप देखते हो कि एक पुस्तक है, किसकी है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज राठौड़ की है। कहाँ पर लिखी थी ये सब भी आपको पता है कि गागरोन दुर्ग में बैठकर लिखी थी। किसने दी थी ये गागरोन दुर्ग की जागीर? अकबर ने दी थी। कब दी थी? तो 1570 में जब नागौर दरबार लगा था, तो उस नागौर दरबार के अंदर बीकानेर के शासक राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और उस अधीनता के बाद अपने 2 पुत्रों को मुगल दरबार के अंदर भेजा था। तो उनमें से एक कौन है?
आपके पृथ्वीराज राठौड़ हैं और उनकी ये किताब है जिसमें कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का व्याख्यान दिया गया है, प्रक्षेपण दिया गया है। तो अब ये जो कृति है, यानी कि आप यूं कह सकते हो कि रुक्मणी और कृष्ण के विवाह पर चित्र चित्रित हुए हैं। ये किस शैली के अंदर हुए हैं? अलवर, जयपुर, जोधपुर या बूंदी शैली? फटाफट से बताओ कौन सी शैली के अंदर इस पर चित्रांकन हुआ है? दिख रही होगी आपको। तो बीकानेर जो है वो किस रियासत के अंदर आता है? बेसिकली जब हम चित्रकला पढ़ते हैं तो हम एक एक स्कूल पढ़ते हैं ना, कि मारवाड़ हो गया, मेवाड़ हो गया, वागड़ हो गया, वागड़ को हम ढूंढाड़ स्कूल भी बोल देते हैं, हाड़ौती स्कूल बोलते हैं। तो हम पूरा का पूरा एक स्कूल देखते हैं। यहाँ पर भी वैसे स्कूल दिए हुए हैं हमें। तो बीकानेर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर, या फिर आप इसको सीधे सीधे यूं कहो कि जोधपुर शैली के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा इस पर चित्र बने हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बी नहीं, यहाँ पर ये सी है भाई। ठीक है, जोधपुर शैली में बना है। आपने बी बताया, थोड़ा सा एक बार देख लेना इसको। निम्न में से किस झील का संबंध अजमेर जिले से है? यानी कि कौन सी ऐसी झील है जो अजमेर जिले में प्रवाहित होती है? काबोद झील है, नक्की झील है, रामगढ़ झील है या फिर पुष्कर झील है? इसमें से आप एक ऑप्शन तो बहुत जल्दी इलिमिनेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि नक्की झील जो है वो आप बहुत बार पढ़ते हो कि हमारे राजस्थान में इकलौती ऐसी झील है जिसमें सर्दियों के समय बर्फ जमा हो जाती है। तो नक्की झील तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बर्फ जमने के लिए आपको धरातल से ज्यादा ऊपर उठना पड़ेगा, तभी तो जाके तापमान डिक्रीज होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकती। अब तापमान डिक्रीज कहां पर होगा? आबू वाले क्षेत्र के अंदर। तो ये आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अजमेर वैसे भी बहुत फेमस प्लेस है, और ये पुष्कर जो है, पुष्कर झील का संबंध कहाँ से हो जाएगा? अजमेर से हो जाएगा। पढ़ते हैं इसको। तीर्थों का मामा तीर्थराज इसे कहा जाता है, और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी पड़ता है, स्नान के लिए भी फेमस है। तो ये आपको याद रखना है कि पुष्कर जो है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? अब देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तब आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन देखो, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, डीके कर्वे, एवी ठक्कर। डीके कर्वे को आप इलिमिनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि हमने नहीं सुना, लेकिन भीलों वाले क्षेत्र में आप इनकी जागृति के लिए जिन्होंने काम किया है उसके अंदर आप गोविंद गुरु पढ़ते हो। 1883 के अंदर संप सभा का निर्माण करवाया था इसने, संप सभा स्थापित की भीलों को जागृत करने के लिए, उनके सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए उन्होंने काम किया था। इनके बाद फिर मोतीलाल तेजावत आ जाते हैं, इन्होंने भी भीलों के लिए काम किया है। और एवी ठक्कर जो है ये भी उसी क्षेत्र से संबंधित है। तो ऐसे में क्या है कि स्टूडेंट का थोड़ा सा दिमाग घूम सकता है कि अब सारे वही ऑप्शन मिल रहे हैं, हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर नहीं का पूछा होता कि किसने नहीं किया है भीलों के लिए कुछ काम, तो फिर हम थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पर कि डी के कर्वे हमें लग रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसमें आप याद रखना कि अमृतलाल विठल दास ठक्कर जो है, ये ठक्कर बाबा की प्रेरणा से ही फिर मोतीलाल तेजावत आगे काम करते हैं। और इन्होंने किसकी स्थापना की है? तो इन्होंने स्थापना की है भील सेवा मंडल की। समझ आया ये? अब देखो यहाँ पर मनोज जी आपने लिख दिया ना गोविंद गुरु, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि भीलों से संबंधित आपके पास 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अवेयर रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अकबर ने जब 1567 एडी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन है? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह। अब आप इनमें से अगर आपको नहीं भी आ रहा हो ना, तो आप थोड़ा सा पीरियड का अंदाजा लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? कि प्रताप जो है वो कब आते हैं? हल्दी घाटी का युद्ध उनका सबसे पहला युद्ध जो है वो आता है 1582 में, हम उसको पढ़ते हैं। तो मतलब 1582 के अंदर वो तो शासक बन रहे हैं, तो वो शासक नहीं हो सकते, राजकुमार हो सकते हैं इस समय के। सांगा, पाती परवन बाबर के साथ युद्ध किया था, कैसे भूल सकते हो आप? नहीं आ सकते। अमर सिंह ने 1818 ईस्वी के समथिंग जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ संधि कर ली थी, तो ये तो 1800 में आ गए, सॉरी 1615 के समथिंग।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि राणा उदय सिंह जो है वो 1567 के अंदर मेवाड़ के शासक थे। और इस समय ये जो 1567 ईस्वी है ये आपको इसलिए भी याद रखनी है कि इस 1567 ईस्वी में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। आप राजस्थान में सभी दुर्गों के अंदर साके पढ़ते हो, तो सबसे ज्यादा साके कहां पर हुए हैं? चित्तौड़ दुर्ग में हुए हैं। चित्तौड़ दुर्ग में कितने साके हुए हैं? 3 साके हुए हैं। तो ये जो तीसरा साका है ये कब हुआ है? ये इसी समय हुआ है जब अकबर यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ पर जो आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें यही का मैटर है, और कहाँ का मैटर देंगे हम? यहाँ के जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनमें खुद का बिल्कुल नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो बुक या फिर यूं कहें कि यहाँ के स्टाफ ने जो सर ने जो बुक्स प्रोवाइड करवाई हैं टीचर्स को, मोस्टली हमने वही मैटर आपको यहाँ पर पढ़ाया है, डिस्कस किया है। ठीक है, मोस्टली, एब्सोल्यूट नहीं कहा है। राणा उदय सिंह जो है वो इस समय चित्तौड़ के शासक थे, और इस समय ये जो साका होता है वो किसके नेतृत्व में होता है? जयमल व पत्ता के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना। राणा उदय सिंह जो है ये कहां पर चले गए थे? गोगुंदा चले गए थे। और जब ये गोगुंदा चले जाते हैं तो इसी संदर्भ में कर्नल जेम्स टोड जो है वो कहते भी हैं, अपनी टिप्पणी करते हैं कि अगर राणा प्रताप मतलब यूं कह सकते हैं कि मेवाड़ के शासन के अंदर, मेवाड़ का जो वंशानुक्रम है, अगर उसमें राणा उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ का जो इतिहास है वो और ज्यादा गौरवशाली होता। ठीक है, तो ये याद रखना आप, राणा उदय सिंह आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में भेजा। तो आप जानते हो कि अकबर का संघर्ष जो है वो उदय सिंह के समय से ही स्टार्ट हो गया था। मेवाड़ ऐसी रियासत थी जो कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रही थी। इसकी वजह से अकबर ने उदय सिंह के समय पर भी शिष्टमंडल भेजे थे, या फिर यूं कहूं कि अपने दूत भेजे थे। और जब महाराणा प्रताप शासक बन जाते हैं तो महाराणा प्रताप के शासक बनने के बाद भी वो अपने शिष्टमंडल भेजता है यहाँ पर। तो आप उन शिष्टमंडलों को याद रखना, कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि ये किस क्रम में आए थे। तो आपको याद रखना है, दिए हुए इसी में है चारों, लेकिन किस क्रम में आए थे? तो सबसे पहले जो आए थे वो कौन आए थे? जलाल खां कोरची। आगे लिखा हुआ आ जाएगा, ऐसे नहीं भी आए तो जलाल खां आ जाएगा। तो अपना सबसे पहला जो शिष्टमंडल आया था, एग्जैक्टली क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि पहला शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में आया था? तो जलाल खां कोरची के नेतृत्व में आया था। फिर उसके बाद किसको भेजा गया है यहाँ पर? तो उसके बाद भेजा गया था मान सिंह को। तो आप 1 नंबर डाल सकते हो, 2 नंबर डाल सकते हो। फिर बाद में आएगा भगवंत दास। ठीक है, अब राजा भारमल आप मत याद रखना, यहाँ पर याद रखना आप 4 नंबर पर टोडरमल। ठीक है, तो ये आपका क्रम है, किसके संदर्भ में क्रम है? तो आप याद रख लेना कि महाराणा प्रताप के पास जो अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे उनका क्रम है। ठीक है, एग्जाम में आता है ऐसे कैसे क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है, तो याद रखना इसको। आगे क्वेश्चन देखो, कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? झेला नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य, या फिर बिछुआ नृत्य। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको विद ट्रिक्स मैंने आपको समझाया हुआ है ये सारा टॉपिक, और आपकी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसके अंदर आपको दिख भी जाएगा कि मैंने किस तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद करने का फॉर्मूला बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो द्विचक्री नृत्य है ये नृत्य किसका है? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर झेला नृत्य का संबंध किससे है? सहरिया से है। शिकारी नृत्य जो है ये भी इन्हीं से संबंधित है। बिछुआ नृत्य है ये भी इन्हीं से संबंधित है। लेकिन ये द्विचक्री जो नृत्य है वो हम भीलों के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं? द्विचक्री नृत्य भीलों का नृत्य है। तो एक तो आपको ये याद रखना है। फिर इसको द्विचक्री क्यों कहा है? क्योंकि इसमें 2 चक्कर जो है वो कंप्लीट होते हैं, इस वजह से इसको द्विचक्री कह दिया। तो याद रखना, मैंने आपको वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, गेर, गबरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं विद ट्रिक। तो एक बार जाते समय देख के चले जाना उनको। ठीक है, तो यहाँ अपना ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी छोटी खाटू, आभानेरी, मंडोर और डूंगरपुर।
देखो, आभानेरी दौसा के अंदर जो है वो आपकी चांद बावड़ी स्थित है। इस क्वेश्चन को मेरे कहने पे थोड़ा सा स्टार मार्क लगा लेना आप, क्योंकि बोर्ड्स में आज तक बावड़ियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आया है उसमें जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का वो यही है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने इसका निर्माण करवाया, कई बार यूं पूछ लिया जाता है कि कहां पर है चांद बावड़ी। ठीक है, मैच वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ये याद रखना। मोस्टली टाइम जो है वो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांद बावड़ी कहां पर स्थित है, तो आभानेरी के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना आप। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति राज्य में कहां से होती है। यानी कि जो इस्पात संयंत्र लगे हुए हैं उनको इस्पात जो है वो कहां से भेजा जाता है, कौन से क्षेत्रों से भेजा जाता है, सोनू, गोटन, जामसर, भिलाड़ा। ये क्वेश्चन जो है वो कहां से आया है, ये आपके ज्योग्राफी में भी कनेक्ट होता है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके इकोनॉमिक सर्वे या फिर यूं कहो कि आपके जो इकोनॉमिक्स दी हुई है राजस्थान जीके वाले पार्ट में, ये क्वेश्चन वहां पर भी कनेक्ट होता है। तो मोस्टली जो चैप्टर्स हैं इकोनॉमी के और ज्योग्राफी के वो सेम सेम ही हैं, तो इनमें जो भी आंकड़े फेरबदल होते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर ही होते हैं। तो ये आप दोनों जगह ही पढ़ते हो। तो आपको याद रखना है कि इस्पात संयंत्रों को इस्पात कहां से भेजा रहा है, सी ऑप्शन। अच्छा नहीं, तो यहां पर आप देखना, तो ये सोनू क्षेत्र जो है जो कि आपका कहां पर है, जैसलमेर में पड़ता है। यहां से इनको इस्पात संयंत्रों को इस्पात की आपूर्ति जो है वो की जाती है। इसके साथ साथ आप याद रख सकते हो अजमेर ब्यावर के अंदर जो है वहां से भी भेजी जाती है। जैसलमेर वाला क्षेत्र है, बाड़मेर वाला क्षेत्र है, बालोतरा वाला क्षेत्र जो है वहां से भी इनको आपूर्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, हमसे एग्जैक्टली उस जगह का नाम पूछ लिया, मतलब जैसलमेर तो जिला हो गया, लेकिन उस जिले में कहां पर, तो सोनू क्षेत्र जो है वहां से भेजे जा रहे हैं। शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है, शाहपुरा में देखिए मुख्य पीठ है, और ये क्वेश्चन भी जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछा जाता है। ठीक है, संत संप्रदाय का टॉपिक जो है वो आपके आता है सिलेबस के अंदर। सोनू क्षेत्र है, मतलब कि आप इसको खनिज वाला चैप्टर जो पढ़ोगे तब उसके अंदर बिल्कुल पढ़ोगे। ठीक है, क्षेत्र का नाम रख दिया, पूनम क्षेत्र का नाम है, कोयला क्षेत्र वगैरह नहीं पढ़ते हो क्या आप ये? तो ये गोटन, जामसर, ये सब जो है ये उन क्षेत्रों के नाम हैं। दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। तो आपको याद रखना है कि शाहपुरा के अंदर किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। यहाँ पर मुख्य लिखा हुआ भी आ सकता है, प्रमुख लिखा हुआ भी आ सकता है। तो आप याद रखना कि राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है। यहाँ पर शाहपुरा से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको भी याद रखना। आप पीवाई क्यू सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अमृता देवी मृगवन स्थित है। वैसे तो अमृता देवी का नाम आए तो अपने माइंड के अंदर एक घटना तो आई जाती है कि खेजड़ली, पेड़ बचाओ, ये सारी घटनाएं चल ही जाती है। फिर हम इस घटना पर पहुंचते हैं तो हमें ये याद आ जाता है कि नहीं, पूर्वी क्षेत्र के अंदर तो फिर भी थोड़ी बहुत हरियाली है। हरियाली कहाँ नहीं है, हरियाली अपने पश्चिमी भाग में नहीं है, और पश्चिमी भाग में हरियाली नहीं है मतलब कि पेड़ों की कटाई पर वहां प्रतिबंध लगाना ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ही खेजड़ली जो घटना है ये हुई थी। खेजड़ली वर्तमान जो है वो जोधपुर ग्रामीण वाले क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि भजनलाल गवर्नमेंट जब से आई है, और आप जानते हो कि अधीनस्थ बोर्ड के जो हमारे आलोक राज जी हैं उन्होंने भी ये कह दिया है कि अब नए जिलों से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाने चाहिए। और आपके पेपर से जस्ट पहले की ये घटना है, तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपको नए देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर याद रखना खेजड़ली के अंदर ये घटना हुई थी, और महाराजा अभय सिंह के समय की ये घटना है, जब उन्होंने राज कार्यों के लिए या फिर अपने महल के लिए जब पेड़ों को काटने की परमिशन दे दी थी अपने दीवान को, तो गिरधर दास जो है उन्होंने 363 लोगों की यहाँ पर जान ले ली थी पेड़ काटने के संदर्भ में। ठीक है,
तो याद रख लेना। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एकमात्र वृक्ष मेला जो है या पर्यावरण से संबंधित मेला कहाँ पर लगता है, तो वो भी आप याद रख लें, खिजड़ली जोधपुर के अंदर लगता है। तो एकमात्र मेला लगता है विश्व के अंदर, ठीक है। पुष्कर मेला कब भरता है? तो पुष्कर मेला मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है और इसे क्या कहा जाता है? सबसे रंगीन मेला कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मेला है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेला जो है वो भी यही है, ठीक है। तो पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है एक्चुअली, आपको याद रखना हो तो, कि जहां जहां पर स्नान होता है, जैसे कायलाना के अंदर आप देखते हो दीपोत्सव वगैरह वो बनाए जाते हैं, पुष्कर के अंदर किया जाता है, तो जहां जहां पर भी स्नान की परंपरा है वहां वहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेले लगते हैं। अब मातृकुंडिया देख लो आप, वहां पर भी कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। कायलाना के अंदर कार्तिक पूर्णिमा है, पुष्कर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा है। तो ये थोड़ी सी देखिए, राजनीति जो है उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, राजनीति विज्ञान हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। बाकी राजनेताओं से नफरत और मोहब्बत जैसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, आप उनको राजनेता समझे तो ज्यादा बेहतर है। दायरा समझ लीजिए कि आपका दायरा कहाँ तक होना चाहिए। राज्य के जिले जहां भूमिगत जल राज्य के वे जिले जहां भूमिगत जल स्तर नहीं गिरा है वह है, यानी कि आप खुद देख रहे हो कि पानी की समस्या जो है वो कंटिन्यू बनी रहती है। कि आप न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़पेपर उठाते हो तो कहीं कहीं ना कहीं यूं मुद्दा उठ ही जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर जो है पानी का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, भूमिगत जल स्तर जो है वो बहुत नीचे जा चुका है, आने वाली पीढ़ियों के लिए अब जल नहीं है। इस तरीके की बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि ऐसा क्षेत्र बताओ जहां पर भूमिगत जल स्तर नहीं गिरा है, यानी कि वो एज इट इज मेंटेन है। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हो सकते हैं अपने राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान के अंदर आप मैप देखो थोड़ा सा, तो ये वाला जो एरिया है डिजर्ट एरिया है, यहाँ पर किसी काल में तेथीस सागर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में तो नहीं है ना भाई। वर्तमान में तो क्या है? सिर्फ डेजर्ट है, थार है यहाँ पर। लेकिन आपका ये वाला जो एरिया है, इधर वाला जो एरिया है, इसके अंदर आप देखते हो थोड़ा सा हाड़ौती वाला क्षेत्र जो है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर जो है जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है, वहां की जो मिट्टी है उसका उपजाऊपन जो है वो सर्वाधिक है। और इसी के साथ साथ इधर हाड़ौती वाले क्षेत्र के साथ साथ जो आप गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र देखते हो, वो वाला क्षेत्र भी जो है थोड़ा उपजाऊ है। तो अपने को ऑप्शन में देखना है कि इधर का कोई क्षेत्र दे रखा है क्या। तो देखो नागौर जो है वो तो इस समस्या से सर्वाधिक पीड़ित जिला है। नागौर का भूजल स्तर जो है वो सर्वाधिक दयनीय स्थिति के अंदर है, सबसे ज्यादा नीचे गिर रहा है। तो नागौर तो हो ही नहीं सकता, तो जहां जहां नागौर दिख रहा है वो तो हमारे ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। फिर इसके अंदर दे रखा है गंगानगर और अलवर। अलवर कहाँ पर आ जाता है? अलवर पर्वतीय क्षेत्र वाले एरिया के अंदर आ जाता है, वहां पर भूमिगत जल स्तर तो हमें नीचा ही मिलेगा। हाड़ौती वाला क्षेत्र दिख रहा है हमें, झालावाड़ दिख रहा है, गंगानगर दिख रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला क्षेत्र जो है, घग्गर नदी यहाँ से जाती है, यहाँ पर चंबल जो है वो सदानीरा नदी है हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर, 12 महीने जो है उसमें पानी चलता रहता है। और ये वाला क्षेत्र घग्गर नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, सरस्वती, द्वस्वती, बहुत सारे नाम उसके मिलते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर भूमिगत जल स्तर अभी तक मेंटेन है। देखो आप बीएसटीसी की बुक ले सकते हो, 10 दिन में कंप्लीट करने का मैं नहीं कह सकती, वो आप कितना पढ़ पाते हो उस बुक को, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अब अगर आप उस बुक को कंप्लीट करना चाहो तो उस बुक के पेजेस जो है, नंबर ऑफ पेजेस जो है वो लगभग 500-600 के समथिंग है। तो 500-600 आप डिवाइड करके देखो 10 के अंदर, आप पर डे उतने पेज जो है वो पढ़ पाओगे क्या? अगर आपकी स्ट्रेंथ आपको अलाउ कर रही है तो बिल्कुल ले लीजिए। 10 दिन में दुनिया पलट सकती है, आप एक बुक नहीं पढ़ सकते क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हो। मैं ना तो हाँ बोल सकती हूँ आपकी कैपेसिटी पे, ना मैं आपको ना कह सकती हूँ। तो मैं नहीं, आप अपनी कैपेसिटी को देखो कि आप कर सकते हो क्या, मैं इसका डिसीजन नहीं ले सकती। अगला देखो, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, जिसमें राजपूत व मराठा आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, मनसबदारों की संख्या में
अधिक वृद्धि की। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, अगर आपने बहुत डेप्थ में इसको नहीं पढ़ा है तो फिर ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि अकबर के शासनकाल के अंदर जो राजपूतों को, मराठों को मनसबदारी दी जाती थी। मनसबदारी क्या है कि एक पद है, इसमें आपको कुछ जात या सवार दिए जाते हैं। अब एग्जैक्टली क्या है कि मैं आपको अपने घर पे बुलाऊं और मैं कहूंगी नहीं आप इस फर्स्ट रो के अंदर बैठो, फिर उसके बाद और कोई आए मैं उनको सेकंड रो के अंदर बिठाऊं, थर्ड रो के अंदर बिठाऊं, तो मैंने मतलब एक क्रोनोलॉजी सेट कर दी कि सबसे फेवरेट मेरे ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं। तो इसी तरीके से मनसबदारी जो है वो एक पद है, डेजिग्नेशन दे दिया जाता है कि आप को मैंने 4000 जात या 4000 का मनसबदार बनाया है, किसी को 2000 का बनाया है। तो आपने एक तरीके से डिसाइड कर दिया कि कौन किस कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है, जिसको 5000 6000 का मनसब दिया हुआ है, फिर 4000 वाले हैं, फिर 3000 वाले हैं, फिर 2000 वाले हैं, 1000 वाले हैं। नमस्कार निकी जी। तो अकबर के समय में जो है 22% मनसबदारी दी जाती थी राजपूतों को, मराठों को। लेकिन बाद में औरंगजेब जब आया तो औरंगजेब के शासनकाल के अंदर जो है ये मनसबदारी बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 33% कर दी गई थी। वर्तमान में जब आप वन रिपोर्ट पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है कि राजस्थान के 33% भूभाग पर वन होना जरूरी है। तो इन्होंने ये बात बहुत पहले बता दी कि 33% मनसबदारी जो है वो राजपूतों को या मराठों को या हिंदुओं को देनी जरूरी है। तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि हम जब औरंगजेब को पढ़ते हैं तो हमें यह बताया जाता है कि औरंगजेब जो है सबसे निकृष्ट शासक था, जिसने हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया, हिंदुओं के लिए वो घातक था, ऐसा था, वो ऐसा था, ठीक है। तो ये आप देखते रहते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पुष्प है, इस पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए, रोहिड़ा पढ़ते ही आ रहे हैं हम, 1983 के अंदर इसको राज्य पुष्प का दर्जा मिला था, कोई डिस्कशन वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। तो साहित्यक मारवाड़ी भाषा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप थोड़ा सा समझो कि अपना राजस्थान जो है उसका पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग जो है दो भागों में बंटवारा किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में जो साहित्य लिखा जाता था, जो रचनाएं की जाती थी, वो किस भाषा के अंदर की जाती थी, तो इस पूर्वी भाग के अंदर जो रचनाएं की जा रही थी वो पिंगल भाषा में की जा रही थी। और ये जो पश्चिमी भाग है इसकी जो भाषा है या फिर साहित्यिक भाषा है वो कौन सी थी, वो थी आपके डिंगल, ठीक है। अब आप याद रखो कि मारवाड़ी कहां पर बोली जा रही है, पश्चिमी भाग में या फिर पूर्वी भाग में, तो मारवाड़ी ऑब्वियस बात है, वैसे तो राजस्थान की भाषा राजस्थानी, कुछ भी मारवाड़ी आप कुछ भी कहो, लेकिन मारवाड़ी जो मुख्यतः वो इसी क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। और इसकी जो साहित्यिक लैंग्वेज है, साहित्यिक भाषा है, वो कौन सी है, डिंगल है, याद रह जाएगा। हालांकि डिंगल का अगर आपसे पहला ग्रंथ पूछ ले तो फिर बाद में आपको याद रखना है कि डिंगल का पहला ग्रंथ जो है वो पिंगल शिरोमणि है, यानी कि उसके नाम में पिंगल आ रहा है लेकिन डिंगल भाषा का है। तो कई बार एग्जाम में आ जाए तो यू कंफ्यूज मत होना कि किस भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे, कौन सा ऐसा किला है, चूरू का किला, चूरू, लोहागढ़ का किला, भरतपुर, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर। तो बताओ फटाफट से। तो 1857 का जब रिवॉल्यूशन अपन पढ़ते हैं तो उस रिवॉल्यूशन के दौरान आता है कि चूरू के जो शासक थे शिव सिंह, उन्होंने किसका समर्थन नहीं किया था, अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया था, अंग्रेज नाराज हो गए थे, सेना भेजी वहां पर, जो और शासक थे उनके नेतृत्व के अंदर, तो बीकानेर की सेना वहां पर पहुंची है और उन्होंने गोले बरसाए। अब लोहा खत्म हो गया, आक्रांता जो है वो अभी भी दुर्ग का घेरा डाले हुए हैं, और इस वजह से आपको याद रखना है कि चूरू के जो किलेदार थे, जो और वहां की जनता थी, उन्होंने अपने घरों से चांदी निकाल के दी कि आप तो गोले बरसाओ। तो फिर बाद में चांदी के गोले यहाँ से दागे गए थे। बहुत ही बार घिसा पिटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अब हर बच्चे को ये याद रहता है कि चांदी के गोले दागने वाला अगर कोई किला है तो वो कौन सा है, चूरू का किला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हो, मतलब सीधे सीधे आप यूं कह सकते हो कि आप गर्त में हो, ऐसे क्वेश्चन गलत किसी के नहीं होते, अगर आपका हो रहा है मतलब पढ़ाई की बहुत जरूरत है। स्वतंत्रता सेनानी
श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है? मांडलगढ़, शाहपुरा, खरवा, नसीराबाद। तो एग्जैक्टली जब हम प्रताप सिंह बारठ के बारे में पढ़ते हैं तो उससे पहले हम पढ़ते हैं केसरी सिंह बारठ, जिनके पुत्र हैं। केसरी सिंह बारठ के भाई को भी हम पढ़ते हैं, कौन है? जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में किस तरीके से दिया जाता है कि निम्न स्वतंत्रता सेनानियों को संबंधित जेल से मिलाइए, यानी कि उनको किस जेल के अंदर कैद किया गया था। तो जोरावर सिंह बारठ के बारे में याद रखना कि ये जीवन पर्यंत जो है वो कभी भी किसी भी जेल के अंदर नहीं गए थे। ठीक है, ये छद्म नाम से रह रहे थे, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी के कारण, लेकिन ये कभी भी किसी भी जेल के अंदर नहीं गए थे, यानी कि कभी भी ब्रिटिशर्स के या पुलिस का हाथ नहीं लगे थे। केसरी सिंह बारठ के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रताप सिंह बारठ के बारे में पूछ लिया जाता है। प्रताप सिंह बारठ जो है वो स्वतंत्रता सेनानी पढ़ते हो आप जब, या फिर व्यक्तित्व वाले टॉपिक के अंदर जब इसको पढ़ते हो, व्यक्तित्व भी आपके सिलेबस के अंदर है, तो उसमें आप देखते हो कि सबसे कम उम्र के अंदर शहीद होने वाले थे, 21 साल के अंदर शहीद हो गए थे। और कहां पर? शाहपुरा इनकी जन्मस्थली है, याद रखना। वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी की, घर से 1 रुपया लेके निकले थे, 1 रुपया आपने पिताजी के दोस्त से मांगा, फिर बाद में हार्डिंग बम कांड के अंदर जो 1912-13 के अंदर होता है, दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, वहां पर भी इनका मामला जुड़ा। फिर बाद में बनारस केस जो है वो इन पर लगा, फिर बाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारी यातनाएं दी गई थी। जेलर ने एक स्टेटमेंट दिया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रो रही है, तो इनका भी बहुत फेमस सा स्टेटमेंट है जिसके बारे में कई बार स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट जो है, ये वक्तव्य जो है, ये किसका है? तो वो वक्तव्य क्या है पहले तो ये सुनो। तो जब जेलर ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बाहर रो रही है, बेहतर है कि तुम अपने साथियों का नाम बता दो और यहाँ से बाहर चले जाओ, तो उस समय प्रताप सिंह बारठ कहते हैं कि मेरी माँ आज रो रही है तो उन्हें रोने दो, लेकिन अगर आज मैं आपको कुछ बता देता हूं तो भारत की जो और माताएं हैं वो जीवन भर रोती रहेंगी, तो मेरी माता को हंसाने के लिए आपको नाम नहीं बता सकता। तो याद रखना, शाहपुरा में इनकी हवेली है अभी भी, वहां पर इनकी मूर्तियां वगैरह भी लगी हुई है, जो काफी टाइम बाद लगी है। हालांकि इन्होंने अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता के लिए झोंक दिया था, और इनके बारे में कहा भी जाता है कि केसरी सिंह बारठ जो है वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने भाई, पुत्र और जवाई तीनों को जो है भारत माता की स्वतंत्रता के लिए न्योछावर कर दिया था। तो याद रखना, शाहपुरा के अंदर है, इनका संबंध जो है वो कोटा से भी है, याद रखना। रागमंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो रागमाला और रागमंजरी ये जो ग्रंथ है ये किसके लिखे हुए हैं? ये ग्रंथ पुंडरीक विठल के लिखे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है आपने। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 एडी में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई? तो जब केंद्र के अंदर असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसके प्रभाव स्वरूप, यानी कि उससे प्रभावित होकर 1921 में किस एक संगठन की स्थापना हुई है? शेखावाटी सुधार संघ, चिड़ावा सेवा समिति, शेखावाटी किसान पंचायत, शेखावाटी प्रजामंडल। तो आपको याद रखना है, चिड़ावा के अंदर ये शेखावाटी में पड़ता है अपने इलाका, और यहाँ पर चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना हुई थी सितंबर 1921 में। ठीक है, सितंबर 1921, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी। बैराठ जिसको आप वर्तमान में किस नाम से जानते हो? विराट नगर के नाम से जानते हो, और ये विराट नगर, इसका जिला चेंज हो गया है, पहले जयपुर में आता था, अब कोटपुतली बहरोड के अंदर आता है, याद रख लेना थोड़ा सा ये। और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? तो इसकी राजधानी है मत्स्य राज्य। ठीक है, जब आप अभी तो आप खैर शायद राजस्थान जी के पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर आपने इंडियन का पार्ट जो पढ़ा है तो उसके अंदर महाजनपद आते हैं। वैदिक एरा जो आता है अपना, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि राजा विराट ने जो है वो विराट नगर की स्थापना की थी, और इसकी राजधानी जो है मत्स्य महाजनपद की, वो कौन सी थी? वो भी अपने बैराठ थी, याद विराट नगर थी, याद रख लेना ये। ठीक है,
इसी को बेराट कहा जाता है। क्या क्या मिला है यहाँ से? तो यहाँ से जो है वो आपको कैप्टन बर्ट ने अशोक के जो है वो शिलालेख देखे हैं यहाँ पर हमें यूनानी राजा उनकी मुद्रा वगैरह जो है वो भी देखने को मिलती है। एंशिएंट के अंदर भी हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, और ये बाद में आप जाके मॉडर्न में भी पढ़ते हो, क्योंकि मॉडर्न के अंदर आप जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हो तो एकीकरण में जो पहला चरण होता है वो मत्स्य संघ ही कहलाता है। तो आप इसको बहुत सारी जगह पढ़ते हो ऑलरेडी, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों जगह पढ़ते हो आप इसको, तो याद रखना। तो बेराट की जो प्राचीन राजधानी है वो क्या है? बेराट जो है वो किसकी राजधानी है? मत्स्य संघ की है। मत्स्य महाजनपद था, जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक ये भी था। किस नदी को प्रारंभ में आयड नदी के नाम से जाना जाता है? चंबल, बनास, बेडच। तो आपको याद रखना है कि गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है आयड, फिर उदय सागर झील के अंदर गिरती है, और उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? उसके बाद इसका नाम हो जाता है बेडच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? एग्जैक्टली वैसे देखो ना तो राजस्थान के 4 प्रवेश द्वार ऐसे बता दिए जाते हैं कि इस सीमा से आओगे तो ये प्रवेश द्वार है, इस सीमा से आओगे तो ये वाला दुर्ग जो है वो प्रवेश द्वार है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है कि भाई आपको इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना, तो आप ये देख लो कि सारे जो जिले हैं ये तीनों तो भाई आपको इधर दिख रहे हैं। एक हाड़ौती का आ गया, और इधर बाड़मेर और उदयपुर ये सेंटर वाले जिले आ गए। हम भरतपुर को पढ़ते हो, उत्तर भड़ की वाड़ इसको पढ़ते हो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है भरतपुर, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार, इस सीमा से इधर से आ रहे हो तो। ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहां पर स्थित है? गरीब नवाज आप मोइनुद्दीन चिश्ती कह सकते हो, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। जयपुर में, अजमेर में, नागौर में, डूंगरपुर में। मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, इसके बारे में तो डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर अपना माथा टेक के भी आ गए होंगे। तो अजमेर में गरीब नवाज की दरगाह है। बेसिकली जो है मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो मोहम्मद गोरी जब 1191 के अंदर पहली बार जब भारत आता है तो उन्हीं के साथ ये भारत आते हैं। देन आफ्टर मक्का से ये यहाँ पे आ जाते हैं, बाद में ये यहाँ पर अजमेर के अंदर अपना केंद्र स्थापित करते हैं। ठीक है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव राय सिंह और राव जेत सिंह। क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? एग्जामिनर की मर्जी कैसे भी दे सकता है, वो यूं भी दे सकता है कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है। वो यूं भी दे सकता है कि मारवाड़ का विस्मृत नायक किसे कहा जाता है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये सभी उपाधियां जो है ये सभी विरुद्ध जो है वो किसके लिए यूज किए गए हैं? राव चंद्रसेन के लिए यूज किए गए हैं, क्योंकि इन्होंने भी जीवन पर्यंत अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जो छापामार पद्धति का यूज करते थे युद्ध में, वो भी वो बाद में किसने अपनाई थी? राव चंद्रसेन ने अपनाई थी। और ये पथ प्रदर्शक भी है, मारवाड़ के पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है इनको। तो क्वेश्चन जो है इनके विरुद्धों से ही पूछा जाता है, मोस्टली टाइम इनके विरुद्धों से पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना ये जो है अकबर के दरबार के अंदर भी गए थे जब 1570 का नागौर दरबार लगा था। आगे देखो, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? देखिए एक क्वेश्चन जो है वो प्रजामंडल जो आपका आधुनिक राजस्थान का इतिहास है उससे पूछा जाता है। उसमें किसान आंदोलन हो गए, प्रजामंडल हो गए, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो मिले जुले क्वेश्चन है। इसमें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी भी आपने देख ली होगी, बीच में इको भी देख ली होगी। आगे हम और क्वेश्चन भी करेंगे इनसे संबंधित। तो प्रजामंडल का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनता है, एक इंडेक्स बनती है जिसमें आप प्रजामंडल के संस्थापक और किस वर्ष प्रजामंडल की स्थापना हुई है ये थोड़ा सा एक बार देख के चले जाना। ठीक है, करौली प्रजामंडल पूछा गया है हमसे, तो करौली में याद रखना कि सागरमल गोपा, अर्जुनलाल सेठी जयपुर के अंदर है, गोपा उधर पश्चिम के अंदर चले गए, रामनारायण चौधरी, ये सब नहीं हो सकते। यहाँ पर पूर्व के अंदर मुंशी
त्रिलोक चंद माथुर, इनके नाम से फिर करौली के अंदर जो है अभी कॉलेज बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, तो याद रखना। एक आपसे झालावाड़ का जो है वो बहुत बार पूछा जाता है, तो झालावाड़ वाला भी थोड़ा सा याद करके जाना आप, वो भी थोड़ा फ्रीक्वेंट पूछा जाता है। कौन सा राजा हिंदू पत कहलाता है? उदय सिंह, महाराणा सांगा, मान सिंह, सूरजमल। तो हिंदू पत कौन कहलाया था? हिंदुओं का पथ प्रदर्शक करने वाला। मैराथन क्लास नहीं है, एटलीस्ट 1 और 1.5 आवर की क्लास रहेगी ये, जिसमें हम थोड़ा सा राजस्थान जी के से संबंधित क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ये क्लास हमारी रेगुलर होने वाली है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो देखो क्या पूछा गया है कि हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है। तो आप पढ़ते हो महाराणा सांगा के बारे में, तो महाराणा सांगा को ये विरुद्ध दिया गया है, उपाधि दी गई है किसकी? हिंदू पथ की। वैसे तो मारवाड़ के सॉरी मेवाड़ के जो सभी शासक है उनको हिंदू असूरज कहा जाता है, लेकिन हिंदू पथ स्पेसिफिकली अपने से पूछ लिया जाए तो फिर आपको याद रखना है महाराणा सांगा, ठीक है। कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध लड़ा था, और उसके अंदर क्या किया था? पाती पर्वन, यानी कि सभी राजपूतों को एक छाते के नीचे, एक पैरामाउंटेंसी के नीचे लेके आए थे। इस वजह से इनको क्या विरुद्ध दिया गया है? हिंदू पद दिया गया है, ठीक है। उसको देने का पीछे का रीजन ये है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से आपको जब लोक देवता वाला पार्ट करवाया था तो मैंने तो याद ही करवाया था। मैंने कहा गजनवी आए तो गोगा कर देना, दोनों का नाम ही जो है वो ग से स्टार्ट हो रहा है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और एक बार तो आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, की जठे जठे खेजड़ी बठे बैठे गोगो, निम्न में से किस लोक देवता की ओर संकेत किया जा रहा है? अरे संकेत नहीं, तुमने तो एग्जैक्टली आंसर बता दिया कि क्या है आंसर। तो आपको याद रखना है कि गजनवी से युद्ध करते हुए गोगा जी अपने शहीद हो गए थे। तो ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। आपको पता है कि जो वैज्ञानिक विभाजन होता है अपने राजस्थान की मिट्टियों का, तो उसमें 5 टाइप की मिट्टियां जो है, अच्छा ज्योग्राफी की मैराथन, ठीक है कोई बात नहीं, आपके कहने से इस पर भी विचार किया जाएगा। तो 5 टाइप की सॉइल जो है वो अपने यहाँ पर मिलती है। उनमें से हाड़ौती का जो क्षेत्र है, ये हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, इस हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर कौन सी? वर्टी सोल मिलती है, ठीक है, वर्टी सॉइल। तो ये वर्टी सॉइल आपके हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर मिलती है। हाड़ौती प्रदेश से अपने से पूछा है, तो ये अपने याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में आता है और सेम ही तरीके का आ जाता है। ये अभी 2024 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसके अंदर भी आया था, और उससे पहले भी ये कई छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। आप सोचो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही क्वेश्चन आ रहा है, सीईटी में भी यही आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर भी यही आ रहा है, और एज इट इज उसने कोई ऑप्शन चेंज नहीं किए हैं, यहाँ पर वो एज इट इज उठा के दे रहा है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि बताओ कौन सा जो है वो सही है। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, ठीक है, मान लेंगे हम। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन से मिलती है, ठीक है, उत्खात मतलब ऊपर नीचे उठी हुई, ठीक है, जिगजैग वाली। ये रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो बिल्कुल रघुनाथगढ़ जो है वो उत्तरी अरावली, यानी कि कौन सी पूछ रही है? अरावली को पता है आपको 3 भागों में बांटा हुआ है। अरावली आपके राजस्थान के मध्य से गुजरती है इस तरीके से, और यहाँ पर जो है दक्षिणी अरावली, फिर मध्य अरावली और फिर उत्तरी अरावली। तो ये उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर इसने रघुनाथगढ़ बताया है, जो कि एग्जैक्टली सही है। उत्खात शिलाकृति जो है सबसे ज्यादा कहाँ किस नदी में पाई जाती है ये भी पूछ लिया जाता है, किस बेसिन में पाई जाती है? तो चंबल बेसिन आपको याद रखना है, ये अलग से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है, ठीक है, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। तो अपना स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये तो सही नहीं है, तो 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। क्या बोल रहे हो कि सही नहीं? सही दिखाई नहीं दे रहा है? टेक्निकल टीम एक बार देख ले भाई। ठीक है, कृषि जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो वैसी बात हो गई भाई,
कि आप जो मानव जनगणना करते हो, ह्यूमंस की जो जनगणना होती है, पॉपुलेशन देखते ही हम कितनी बढ़ गई। आप तो हम विश्व में पहले नंबर पर हैं, जनगणना के आधार पर ही पता लगा है। तो जनगणना के पीछे के क्या क्या बेसिस होते हैं, हमें जनगणना आवश्यक क्यों होती है? देखो, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालयों को जरूरी आंकड़े उपलब्ध करवाने होते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत ही नॉर्मल चीज है कि आपको आंकड़े चाहिए, इसीलिए तो आपने जनगणना करवाई है, वरना क्या करवाना था आपको? पटवारी द्वारा गांव के आंकड़ों का निरीक्षण करने के लिए, बिल्कुल गांव के आंकड़े पटवारी ही उनका निरीक्षण करता है। ऐसे तो कोई कुछ भी बता देगा मेरी 10 बीघा जमीन है, 15 बीघा जमीन है और इतने पशु रह रहे हैं वहां पर। तो आपने पशु जनगणना करवाई है, कृषि जनगणना करवाई है, ह्यूमन पॉपुलेशन को आपने काउंट करवाया है, तो क्यों करवाया? उसके पीछे के रीजन है, और रीजन यही है। आप देखो, कृषि जनगणना यानी कि जमीन का जंगल और कृषि योग्य जमीन में विवरण करना। ऑब्वियस बात है कि आपको पता है कि 5-6 टाइप की भूमि होती है अपने यहाँ पर, और उसमें अगर आपको जंगल वाली भूमि और कृषि योग्य जमीन जो है या फिर चारागाह वाली भूमि जो है कौन सी है, इसमें डिफरेंस बताना है कि इतने प्रतिशत ये भूमि है चारागाह के लिए, इतने प्रतिशत कृषि भूमि है, इतनी प्रतिशत भूमि जो है वो पड़ती है, इतने प्रतिशत भूमि जो है वो बंजर है। तो ये बताने के लिए आपको क्लियर कट कोई आंकड़ा तो चाहिए। तो आप कृषि जनगणना जो है वो करवाओगे तो सारे के सारे जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, बिना करोड़पति के क्या मैं आपको टीचर यहाँ पे सही नहीं लग रही क्या? एक बार आप रिफ्रेश कर लो अपना, एक बार वापस से यूट्यूब से रिफ्रेश कर लो, आप थोड़ा सा दिख जाएगा। अच्छा, प्रश्नों को थोड़ा सा जूम करूं? ये लो, अब दिख रहा होगा आपको। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया? यानी कि हमने दो संगठनों को एक जगह मिला दिया और उनको मर्ज करके कौन सा एक नया संगठन बना दिया? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ऊर्जा हमारे इकोनॉमी वाले चैप्टर से भी कनेक्ट होती है और ऊर्जा हमारे राजस्थान भूगोल से भी कनेक्ट होती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये किन किन संस्थाओं को मिलाया गया है इसके अंदर। तो एक तो इसके अंदर याद रखना है कि राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड है, और दूसरा जो है राजस्थान राज्य ऊर्जा विकास एजेंसी है, पारंपरिक ऊर्जा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना, राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इन दोनों संस्थाओं को मर्ज कर दिया गया है और एक नया विभाग जो है वो बना दिया गया है। कौन सा बना दिया गया है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ठीक है, ओके, चलिए। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। आपको पता होगा कि जब बाबा साहेब ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया था। 80 से ज्यादा संविधान आपको पता है कि पढ़े गए थे उस समय। तो हमारा जो हर एक डेजिग्नेशन है, पोस्ट है या लॉ है, वो कहीं ना कहीं से हमने लिया हुआ है और भारत की परिस्थितियों के अनुसार हमने उसको अनुरूपित किया है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो राज्यपाल हैं इनकी केंद्र से नियुक्ति होगी, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 153 इसके तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो राज्य की कोई संस्था तो नहीं है, केंद्र की संस्था है। तो केंद्र जो इसकी नियुक्ति कर रहा है, ये प्रावधान हमने कहां से लिया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? तो ये प्रावधान हमने लिया है कनाडा से। ठीक है, कहां से लिया है? कनाडा से। याद रख लेना, इसको पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्जाम के अंदर। राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? शेड्यूल कास्ट के लिए पूछा जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी सॉरी, यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पूछा जा रहा है, SC ST दोनों के लिए पूछा जाता है।
ठीक है, अगली बार जो है वो हम थोड़ा सा इसको बड़ा करवा देंगे ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनकी विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। आपको पता है रिजर्वेशन मिला हुआ है। टोटल कितनी सीटें हैं विधानसभा के अंदर? टोटल 200 सीटें हैं। अब 200 सीटों में से जो 25 सीटें हैं वो किसको दी गई है? एसटी को दी गई है। और एससी की भी आप याद रखना चाहो तो एससी को जो सीटें मिली हुई है वो 30 सीटें मिली हुई हैं। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। हालांकि मोस्टली जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से ही पूछा जाता है कि इनको कितनी सीटें जो है वो आरक्षित की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो शासन सचिवालय की स्थापना हुई थी ये पहले अप्रैल के अंदर 13 अप्रैल के समथिंग जो है वो कर दी गई थी। फिर बाद में उस समय इसको सचिवालय नाम नहीं दिया गया था। फिर अप्रैल के अंदर ही 1949 के अंदर इसको सचिवालय नाम दे दिया गया था। तो आप बस सीधा सीधा ये याद रखना कि अप्रैल 1949। क्वेश्चन में जो है एग्जैक्टली आपसे कोई डेट पूछेगा भी नहीं कि किस तारीख को हुई थी। तो अप्रैल 1949 के अंदर जयपुर सी स्कीम जो है वहां पर आपके सचिवालय की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर, यानी कि क्या पूछ रहा है? आरपीएससी के बारे में पूछ रहा है कि आरपीएससी में जो है कितने अध्यक्ष व सदस्य होते हैं। तो आरपीएससी के अंदर कितने मेंबर हैं? आप सब लोग तैयारी कर रहे हो, आपको अधिरस्त बोर्ड का भी पता होना चाहिए, आपको आरपीएससी का भी पता होना चाहिए और आपको यूपीएससी का भी पता होना चाहिए कि उसमें कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कितने। तो यहां पर आपको ज्यादा याद नहीं रखना, 1+7 याद रखना है। ठीक है, करंट में कितने काम कर रहे हैं, कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि नए नए अपॉइंट होते रहते हैं। तो आपको याद रखना कि 1+7 यानी कि एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। ठीक है, तो 8 आप याद रख लेना। 1+7 आपको कोई भी बॉडी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ रहे हो, उसको जब भी पढ़ रहे हो उसके अध्यक्ष सदस्य के बारे में पढ़ रहे हो तो इसी तरीके से याद करना 1+7, ताकि आपको सिर्फ सदस्य पूछ ले तो भी याद रहे। सिर्फ 8 याद रख लिया तो कई बार एग्जाम में 8 दिखते ही फिर हम यू टिक लगा देते हैं कट से। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है इसमें। सॉरी, एक अध्यक्ष व 7 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई थी? तो आपको पता है कि शासन को थोड़ा सा इजी करने के लिए कि घर घर न्याय पहुंचे और थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, तीव्र गति से पहुंच जाए, तो ये सबसे पहले ग्राम न्यायालय की जो स्थापना है ये कहां पर की गई थी? तो ग्राम न्यायालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी बस्सी के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है वो 3-4 बार जो है वो रिपीट हो गया, एज इट इज रिपीट होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप स्टार मार्क लगा लेना क्योंकि आपके जो है वो दिया हुआ है टॉपिक एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा। तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम न्यायालय के बारे में बताओ, न्यायालय के बारे में पूछ लिया जा सकता है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में सोच के जाना अच्छे से कि कौन कौन से टॉपिक आपको किस तरीके से क्लियर करने हैं। और एक बार मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है कि प्रजामंडल हो गए, किसान आंदोलन हो गए, आप इनकी डेट वगैरह याद करके जाना, कौन से प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन है और किस प्रजामंडल की स्थापना किस ईयर के अंदर हुई है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से ज्यादा पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से आपसे त्योहार मेलों से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। मेनली जो है आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो अपना राजस्थान का मॉडर्न हिस्ट्री है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को आप देख लो, भले ही सीईटी को देख लो, बड़े आरएएस जैसे बड़े एग्जाम को देख लो, वो वाला जो है स्कोरिंग पार्ट भी होता है, इजी याद भी हो जाता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है उसके बारे में। तो ये बस्सी में, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो है इसमें इतने ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब कल जो है हमारी सेम क्लास रहेगी, तो आप सभी विद्यार्थी जो आज आए हैं, कल फिर से हम बीएसटीसी के लिए स्पेशल क्लास रखेंगे और जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक ये क्लास चलने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आपके और जो भाई बहन हैं उनको भी फायदा हो सके। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।